तो आज हम पढ़ेंगे सोमवंश, राम कुमार बेहर जी की पुस्तक में से सोमवंश। सोमवंश के बारे में विवरण प्रस्तुत करने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि सोमवंश दक्षिण कोसल का ही राजवंश है। उल्लेखनीय है कि उड़ीसा का संबलपुर और कालाहांडी क्षेत्र 1905 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ के अंग थे। बंगाल विभाजन के फलस्वरूप भौगोलिक सीमाओं में जो परिवर्तन हुआ उससे उपरोक्त भाग उड़ीसा में सम्मिलित किए गए। श्री राम नेमा के अनुसार सोमवंशी राजाओं के अनेक अभिलेख मेकल, कौशल व उत्कल क्षेत्र से प्राप्त होते हैं, जिनसे इस वंश के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध होती है। साहित्यिक सिक्के संबंधित व स्थापत्य संबंधी प्रमाण भी इनके इतिहास को प्रस्तुत करने में सहायक रहे हैं। राय बहादुर हिरालाल ने लिखा है, सोमवंशियों की राजधानी क्यों परिवर्तित करना पड़ा। जो चढ़ता है वह गिरता है। एक दिन वह आया कि सोमवंशियों को यथा नाम तथा गुण वाली राजधानी श्रीपुर को छोड़कर विनीतपुर का आश्रय लेना पड़ा। डॉक्टर पी.एल. मिश्रा के अनुसार सोमवंशी शासक कौशल या छत्तीसगढ़ कौशल के ही शासक थे, उड़ीसा के नहीं। इसलिए छत्तीसगढ़ कौशल के इतिहास में सोमवंश पूर्णतः उचित है। हमें इन्हें अधिक से अधिक पूर्वीय कौशल के सोमवंशीय शासक कहेंगे, पर उड़ीसा के सोमवंशीय कहना उनके साथ घोर अन्याय होगा। डॉक्टर श्याम कुमार पांडे के अनुसार सोमवंशी शासकों की उपाधि त्रिलिंगाधिपति थी। क्या उपाधि थी? त्रिलिंगाधिपति की उपाधि थी। इस वंश के किसी भी शासक ने अपने को पांडुवंशी नहीं कहा, यद्यपि इस वंश के शासकों के नाम पांडु नरेशों के नाम की पुनरावृत्ति है। सोमवंशी पर शोध पर कार्य करने वाले डॉक्टर श्री राम नेमा भी इन्हें सोमवंशी किंग ऑफ द साउथ कौशल एंड उड़ीसा लिखा है। उनके अनुसार मेकल, कौशल व उत्कल क्षेत्र से प्राप्त अभिलेखों के आधार पर निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि सोमवंशी जो पांडु वंश भी कहलाते हैं, चंद्र से उत्पन्न है। सोमवंशी राजा महान चंद्र वंश के थे, क्षत्रिय थे। डॉक्टर पी.एल. मिश्रा उन लेखकों पर नाराज होते हैं जिन्होंने सोमवंशियों को उड़ीसा का ही शासक बताया है। सोमवंशी सिर्फ कौशल या दक्षिण कौशल के ही नहीं, उड़ीसा मात्र उनका साम्राज्य था, विस्मार था या उनका उपनिवेश था, पर कौशल उनका आधार था, पहचान और मान था, जिसे वे आखिर तक नहीं छोड़े। महाभाव गुप्त जन्मेजय ने अपने अधिकांश लेखों में अपने पहले पूर्वज के रूप में शिवगुप्त का उल्लेख किया है। चूँकि वे कनिष्ठ शासक के रूप में शासक थे, अतः उन्होंने सम्मानपूर्वक पूर्वज का नाम उल्लेख किया है। बाद में सोमवंशी शासकों ने ऐसा नहीं किया और भ्रम की स्थिति पैदा की। माँ शिवगुप्त बालार्जुन पांडुवंश का प्रतापी शासक था, वह सर्वज्ञात है, इसी का मूल नाम शिवगुप्त था। राय बहादुर हिरालाल स्पष्ट लिखते हैं कि सिरपुर में राजाओं के दो ही नाम चलते थे, अर्थात महाशिवगुप्त और महाभवगुप्त। बाप यदि शिवगुप्त हुआ होता तो लड़का भवगुप्त होता था। प्रत्येक के जन्म नाम व्यक्तिगत होते थे, परंतु गद्दी पर बैठते ही राजकीय नाम धारण करना पड़ता था। सोमवंशियों का शासन कब से प्रारंभ हुआ, इस पर मतभेद है। डॉक्टर अजय मित्र शास्त्री के अनुसार अब जो पुरातत्व संबंधी सामग्री हमारे हाथ लगी है वह इस निश्चय पर पहुंचती है कि महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासनकाल 8वीं सदी के अंतिम सालों में हुआ और अब यह निश्चित हो गया है कि सोमवंशियों का शासन 9वीं सदी के आसपास प्रारंभ हो जाता है, जो लगभग सत्य के करीब है। पांडुवंशियों के आलेख पेटिका शीर्ष लिपि में है, जबकि सोमवंशीय के आलेख उत्तरीय नागरी लिपि में है। पांडुवंशियों की लिपि कौन सी? आलेख पेटिका शीर्ष लिपि में है और सोमवंशीय के उत्तरी नगरीय लिपि में है। इसका कारण प्रदेश परिवर्तन भी हो सकता है। क्षेत्रीय परिवर्तन के साथ लिपि में परिवर्तन आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भारत में क्षेत्रीय प्रभाव प्रति 20 किलोमीटर में दिखाई देने लगते हैं।
फिर है त्रिलिंगाधिपति की उपाधि। सोमवंशी शासकों ने त्रिकलिंगा त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। यह उपाधि एक और तो उपाधि था, दूसरी ओर यह सोमवंशियों के लिए लक्ष्य सूचक है। पांडुवंशीय महाशिवगुप्त तिवरराज ने इस उपाधि को पहली बार धारण किया। त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि ने इतिहासकारों के लिए नई समस्या पैदा कर दी। कलिंग के 3 भाग न तो पौराणिक न ऐतिहासिक दृष्टि से सिद्ध होता है। ओड, कागोद, उत्कल नाम के साथ कलिंग का भी प्रयोग में आता रहा है, मगर 3 क्षेत्रों के स्वामी के स्थान पर अब इतिहासकार त्रिकलिंग को एक भौगोलिक इकाई मानते हैं। डॉक्टर श्याम कुमार पांडे ने लिखा है, त्रिकलिंग इस प्रकार हम देखते हैं कि त्रिकलिंग एक क्षेत्र छत्तीसगढ़ के दक्षिण, ओडिशा के पश्चिमी भाग तथा आंध्र प्रदेश के पूर्वी भाग को मिलाकर एक भौगोलिक इकाई थी। डॉक्टर अजय मिश्र शास्त्री के अनुसार उड़ीसा का कोरापुट जिला तथा उसमें लगा आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम जिला ही त्रिकलिंग क्षेत्र था। कोसल कलिंग तथा उत्कल के स्वामी विपयक त्रिकलिंग की धारणा अब मृत प्राय हो गई है। श्री राम नेमा के अनुसार यद्यपि त्रिकलिंग की सीमा को सही ढंग से प्रस्तुत करना बहुत कठिन है, तथापि विभिन्न आलेखों के आधार पर सहज ही माना जा सकता है कि कौशल में बहने वाली महानदी इसका उत्तरीय सीमा थी। उत्तर पूर्वी सीमा कोगोड़ा तथा पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी थी। हरिकृष्ण मेहताब के अनुसार ऋषिकुल्य नदी से लुंग्युला नदी के मध्य का भाग त्रिकलिंग था, जिसमें जयपुर जमींदारी, बस्तर जिला, बोलांगीर, पटना, कालाहांडी, सोनपुर के साथ संबलपुर जिला त्रिकलिंग राज्य के अंतर्गत शामिल था। तिथि निर्धारण। सोमवंशी शासन का प्रारंभ कब से हुआ और कब तक शासन रहा, इस पर इतिहासकारों में मत विभिन्न है। इस संदर्भ में फलिट व किलहार्न ने सबसे पहले सोमवंशियों के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि को आधार मानकर इसका काल 9वीं से 11वीं सदी के अंत तक बताया है। डॉक्टर अजय मित्र शास्त्री ने इस संदर्भ में महत्वपूर्ण अध्ययन मनन कर सोमवंशियों का कालक्रम 9वीं सदी के मध्य से 11वीं सदी के अंत तक माना है। डॉक्टर श्याम कुमार पांडे ने लिखा है, इस वंश का पहला शासक शिवगुप्त 1850 ईस्वी में शासन प्रारंभ करता है तथा अंतिम शासक महाशिवगुप्त पंचम कर्ण 1113 ईस्वी तक शासन करता है। इस प्रकार से सोमवंशी शासन का लगभग 265 सालों का रहा। डॉक्टर पी.एल. मिश्रा 750 से 1000 ईस्वी तक कुल 250 साल मानते हैं। श्री राम नेमा के अनुसार 910 ईस्वी से 1118 तक सोमवंशी शासन काल लगभग 208 वर्ष मानते हैं। प्रमुख सोमवंशी शासक। पांडुवंशी शासकों की भांति सोमवंशी शासक भी अपने वंश का उद्गम चंद्र को मानते हैं। चंद्र को सोम भी कहा जाता है। अभिलेखों में इस वंश के लिए सोमकुल तिलक शब्द समूह का प्रयोग किया गया है। इस वंश के प्रमुख शासक निम्नानुसार हैं। पहला शासक शिवगुप्त 1850 से 1880 ईस्वी। सोमवंश का पहला शासक शिवगुप्त था। उसके बारे में सूचना उसके पुत्र महाभवगुप्त प्रथम जन्मजय के अभिलेख से मिलती है। परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर उसकी उपाधि बतलाई गई है। त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि उसके नाम के साथ नहीं जोड़ी गई है। इससे ज्ञात होता है कि त्रिकलिंग क्षेत्र बाद के सालों में सोम साम्राज्य में शामिल हुआ। शिवगुप्त स्वावलंबी था। परम महेश्वर की उपाधि यह प्रमाणित करती है कि शिवगुप्त का शासन 850 ईस्वी में प्रारंभ होता है, मगर ऐसा प्रतीत होता है कि वह पूर्व में किसी शक्तिशाली नरेश का सामंत के रूप में पूर्वी छत्तीसगढ़ के भाग पर शासन कर रहा था। राय बहादुर हिराला ने लिखा है, सिरपुर से निकाले गए भवगुप्त का पुत्र शिवगुप्त हिंद दशा में उत्पन्न हुआ, तब महा सब भूल गया, परंतु उसके लड़के ने त्रिकलिंग को जीतकर प्राचीन प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त कर ली और वंश परंपरा को पूर्ण रूप से पुनः धारण कर लिया। सोमवंश का प्रारंभ 1850 ईस्वी से माना गया है। सिरपुर से लेकर संबलपुर सोनपुर तक का महानदी क्षेत्र उसका शासन क्षेत्र था।
सोमवंश के संस्थापक राजा के रूप में शिवगुप्त का ऐतिहासिक महत्व है। लगभग 31 वर्ष का उसका शासनकाल शांतिपूर्ण व्यतीत हुआ। किसी बड़े आक्रमण का ना तो कोई सामना किया, न साम्राज्य विस्तार के लिए कोई बड़ी लड़ाई लड़ी। डॉक्टर मिश्रा शिवगुप्त का काल 725 से 85 ईस्वी मानते हैं। पांडुवंशियों के वरिष्ठ शाखा के कनिष्ठ शाखा से कनिष्ठ शाखा से में सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण ढंग से हुआ। महाभौगुत प्रथम जन्मजय 880 से 920 ईस्वी। शिवगुप्त के पश्चात उसका पुत्र महाभौगुत प्रथम जन्मजय सोमवंशी शासक हुआ। धर्मकदंब तथा स्वाभांगतुंग के नाम से भी यह जाना जाता है। धर्मकदंब और स्वभावतुंग के नाम से जाना जाता है। सोमवंशी शासकों में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। इसके 13 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर श्याम कुमार पांडे इसका शासनकाल 880 से 920 ईस्वी मानते हैं। डॉक्टर मिश्रा 800 से 840 ईस्वी मानते हैं। प्रथम जन्मजय के ताम्रपत्रों से तत्कालीन दक्षिण कोसल की राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दशा की झलक मिलती है। महाभौगुत प्रथम जन्मजय ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। इससे स्पष्ट होता है कि इसने त्रिकलिंग के कुछ क्षेत्र पर अवश्य अधिकार स्थापित किया था। संबलपुर बलांगीर क्षेत्र पर उसका अधिकार था। इसके अलावा महानदी के दक्षिण स्थित सारंगढ़ व सिरपुर क्षेत्र पर उसका अधिकार था। तभी वह अपने को कौशलेंद्र कहलाने के हकदार मानता है। पहली बार भौगुत प्रथम जन्मजय ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। महाभौगुत प्रथम ने साम्राज्य का विस्तार पूर्वी दक्षिण कोसल में किया, क्योंकि दक्षिण कोसल का पश्चिमी भाग त्रिपुरी के कलचुरियों के तथा दक्षिण पूर्वी भाग नलवंशियों के शासकों के अधिकार में था। ऐसी स्थिति में इसने पूर्वी दक्षिण कोसल क्षेत्र में साम्राज्य विस्तार किया। महाभौगुत प्रथम जन्मजय ने संभवतः कलचुरियों को पराजित कर अपने छीने हुए प्रदेश पर पुनः अधिकार स्थापित कर लिया, ऐसा डॉक्टर पांडे मानते हैं। महाभौगुत प्रथम का उल्लेख ताम्रपत्र में परम भट्टारक, महाराज धीराज, परमेश्वर, सोमकुल, तिलक, त्रिकलिंगाधिपति जैसे उल्लेखनीय, महत्वपूर्ण तथा भारी भरकम उपाधियों के साथ किया गया है। इसी ताम्रपत्र में पहली बार उसे जन्मजय लिखा गया है। वर्तमान सोनपुर नगर में से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम बेतेतिल की पहचान वक्रतेतली से की गई है। सिद्धम और ओम के ताम्रपत्रों का प्रारंभ हुआ है। भाषा संस्कृत है। राजमुद्रा में लक्ष्मी का अंकन है। सोनपुर ताम्रपत्र से विवरण मिलता है कि जन्मजय जो त्रिलोक में उजागर है, इस प्रशासन की धुरी शासक था। उसका ब्राह्मण मंत्री था, जिसका ज्ञान विभिन्न विषयों में पारंगत होने के कारण परिष्कृत हो गया था। वह अर्थशास्त्र, स्मृति व साक्षात बृहस्पति का अवतार था। धारादत्त का पुत्र मलदत्त उसका महासंधि विग्रहीन था। डॉक्टर पी.एल. मिश्रा ने लिखा है, महाभौगुत प्रथम जन्मजय एक महान शासक था। उसके लगभग 1.5 दर्जन अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं, जो मुख्यतः ताम्रपत्र हैं। इनके आधार पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उसका शासन वैभवपूर्ण, प्रगतिशील, समृद्धि और शक्ति से परिपूर्ण था। परमेश्वर की उपाधि से सिद्ध होता है कि वह शैव था। राजमुद्रा में लक्ष्मी का अंकन उसे वैष्णव बतलाता है। वास्तव में वह दोनों संप्रदायों को महत्व देता था। डॉक्टर श्याम कुमार पांडे ने लिखा है, शिवगुप्त द्वारा पुनः स्थापित सोमवंश को महाभौगुत प्रथम जन्मजय ने सुदृढ़ नींव प्रदान की, जिसके आधार पर राजवंश लगभग 265 सालों तक शासन करता रहा। यद्यपि यह शासन छत्तीसगढ़ की मुख्य भूमि पर होता हुआ नहीं दिखता। उसके बाद शासक है महाशिवगुप्त प्रथम ययाति। जन्मजय का पुत्र महाशिवगुप्त प्रथम के नाम से सोमवंश की परंपरा को आगे बढ़ाता है। उसने विनीतपुर का नाम बहाल कर ययाति नगर कर दिया। अपने नाम पर विनीतपुर का नाम बदलकर ययाति नगर कर दिया होगा। डॉक्टर पांडे जो अनुमान लगा रहे हैं, राय बहादुर हीरालाल ने 1996
में इसे दृढ़तापूर्वक उल्लेख कर दिया है। डॉक्टर पांडे के अनुसार इसका शासनकाल 30 से 35 साल का था। डॉक्टर मिश्रा के अनुसार यद्यपि इस वंश का तीसरा शासक था, तथापि वह अपने ही आलेख से दर्शा रहा है कि वह प्रचंड शक्ति, अदम्य साहस और अद्वितीय शौर्य का प्रतीक था। पश्चिमी दक्षिणी कौशल को छोड़ पूर्वी दक्षिणी कौशल में सोमवंशी आ बैठे थे ताकि बंगाल के समुद्र तट तक पहुंचा जा सके, पर इसका अर्थ यह नहीं होता कि रायपुर बिलासपुर क्षेत्र उनके नज़रों से ओझल हो चुका है। कलिंग, कोगोड़ा, उत्कल और कौशल प्रदेश का वह स्वयं स्थापित स्वामी बन गया है। ययाति विनीतपुर के बारे में अपने चौथे साल के आलेख में उत्कीर्ण कराया है। इसका नाम बड़ा ही अर्थपूर्ण है, जिसमें शत्रुदल के शासकों के दूतों ने कुटी बनाकर निवास करना प्रारंभ किया है ताकि वे विजेता शासक शिवगुप्त प्रथम की सेवा कर सकें। शासक के मंत्री व अधिकारीगण अपनी नीति व आचरण के लिए नगरवासियों में बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर सकें। उनकी नीति व आचरण धर्मशास्त्र व अर्थशास्त्र पर आधारित थे। ताम्रपत्र में सोमवंशी की प्रशंसा में लिखा है, सोमवंशी पृथ्वी पर इसलिए अवतरित हुए हैं ताकि इस विश्व का कल्याण और समृद्धि हो सके। सोमवंशी शासक उड़ीसा की ओर क्यों साम्राज्य विस्तार किए, इस संदर्भ में लिखा है, सोमवंशी शासक कौशल के पूर्व हिस्से में छा गए क्योंकि उन्होंने सुदूर पूर्व तक विस्तार के लिए मैदान खुला दिखाई दे रहा था। डॉक्टर मिश्रा इस शासक का कार्यकाल 880 से 875 ईस्वी मानते हैं, जबकि पांडे 920 से 995 ईस्वी मानते हैं। सोमवंशी शासकों की त्रिपुरी के कलचरियों से बैर का भाव चल रहा था। महाशिवगुप्त प्रथम ने चेदी नरेश दुर्गराज को पराजित कर डाहल को उजाड़ डाला। डाहल का युवराज प्रथम 915 से 945 ईस्वी ही दुर्गराज के नाम से जाना जाता होगा। ययाति ने युवराज पर आक्रमण कर उसे परास्त कर दिया। डॉक्टर मिश्रा ने प्रशंसात्मक ढंग से लिखा है, शिवगुप्त ययाति की चेदी शासकों से मुठभेड़ हुई और शासक ने अपनी सीमाओं की पूरी ताकत व सफलता से अक्षुण्ण बनाए रखा। इस बात का संकेत है कि सोमवंशी शासक छत्तीसगढ़ कौशल पर अंगद के पैर की तरह जम गए। यह कहना कि वे उड़ीसावासी थे या उड़ीसा के हो गए थे नितांत भ्रमोत्पादक है। जब डाहल के चेदी शासक के सेनापति भट्टपेड़ी ने छत्तीसगढ़ कौशल की सीमाओं को चिल्फी घाटी से घुसकर ललकारा और विभत्स कार्य किया, तो महाशिवगुप्त ययाति ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया और ऐसा सबक सिखाया कि आने वाले लगभग 100 सालों से अधिक समय तक छत्तीसगढ़ में उनका प्रवेश असंभव हो गया। यद्यपि वे प्रयत्नशील अवश्य थे। ययाति ने भौमकरों के राज्यों पर अधिकार स्थापित कर ओड्र तथा दक्षिण कोसली पर सोमकुल का अधिकार 924 से 940 के मध्य हुआ होगा। इसी प्रकार भंज सीमा भी ययाति के शासन के अंतर्गत आ गई। राज्य सीमा के अंतर्गत महत्वपूर्ण ओडिशा आ गया। महाशिवगुप्त ययाति सोमकुल का एक महान शक्तिशाली शासक था। उसने अपने वंश के गौरव को बढ़ाया तथा साम्राज्य का विस्तार किया। फिर आता है भौगुत द्वितीय भीमरथ 955 से 975 ईस्वी। महाशिवगुप्त ययाति के पश्चात उसका बेटा महाभौगुत द्वितीय भीमरथ राजगद्दी पर बैठा। उसका शासनकाल लगभग 20 वर्षों का शासनकाल माना गया है। कलचुरियों के लक्ष्मण राज द्वितीय 945 से 970 ईस्वी के नेतृत्व में कौशल और ओड्र पर आक्रमण कर वहां के शासकों को परास्त किया। भीमरथ ने कलचुरों के आक्रमण और संभावना के बावजूद अपना साम्राज्य सुरक्षित रखा। वह शैव धर्म का अनुयायी था। उसे पृथ्वी का भूषण और कली का कल्पवृक्ष कहा गया है। ययाति को राजधानी बना वह शांतिपूर्वक शासन करता रहा। डॉक्टर मिश्रा ने इसका शासनकाल 875 ईस्वी से
895 ईस्वी माना है। कटक ताम्रपत्र में राजा की प्रशंसा में लिखा है, रत्न रूपी राजाओं में वह श्रेष्ठ रत्न था। शत्रु समूह की समृद्धि का वह विनाशक, सुंदरता का वह मायने था। जिसके चरणों की सेवा में अनेक शासक लगे रहते थे, जिसका चरित्र स्वच्छ व पवित्र था और जिसने युद्ध भूमि में अपने शत्रुओं के भाग्य को छीन लिया था। त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि उसने भी धारण की थी। डॉक्टर मिश्र राय देते हैं कि स्वर्णपुर, विनीतपुर, मुराशिम, आराम, ययति नगर, ये सब स्वर्णपुर के उपनगर रहे होंगे। कटक से ताम्रपत्र मिलना प्रमाणित करता है कि दक्षिण कोसल के सोमवंशी त्रिकलिंगाधिपति थे। महाशिवगुप्त द्वितीय धर्मरथ 975 ईस्वी से 995 से। महाभावगुप्त द्वितीय भीमरथ के पश्चात उसका पुत्र महाशिवगुप्त द्वितीय धर्मरथ के नाम से सोमवंशी के सिंहासन पर बैठा। उसका केवल एक ही ताम्रपत्र खंडपारा माहुलपारा से प्राप्त हुआ है। वह शैवधर्मी था। त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि उसने भी धारण की थी। राजमहल के नाम से भी वह जाना जाता था। द्वितीय परशुराम के रूप में उसे ब्रह्म महेश्वर मंदिर शिलालेख के आदर के साथ याद किया गया है। इसने गौड़ साम्राज्य का विस्तार किया। उसके छोटे भाई इंद्ररथ ने भी यह कार्य संपन्न किया। महाभावगुप्त द्वितीय भीमरथ के पश्चात उसका भाई नहुष गद्दी पर बैठा, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था। डॉक्टर पांडे के अनुसार धर्मरथ ने सोमकुल की यशो पताका को ऊंचा रखा, आंध्र और बंगाल तक विजय यात्रा प्रारंभ की। इस प्रकार तत्कालीन भारत में एक शक्ति संपन्न शासक के रूप में उभरा। उसकी राजमुद्रा में कमल पर बैठी लक्ष्मी, ताम्रपत्र में राजा को योद्धा, सेनापति, राजनीतिज्ञ और साहित्य सभी में पर्याप्त निपुणता प्राप्त व्यक्ति बतलाया गया है। बंगाल और आंध्र पर उसका आक्रमण अति उल्लेखनीय कहा जा सकता है। महाभावगुप्त तृतीय नहुष 995 से 1010 ईस्वी। महाभावगुप्त तृतीय धर्मरथ का भाई था। उसका शासनकाल अशांति भरा था। उसे अपने ही संबंधियों के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। उसका एक भाई इंद्ररथ था, जिसे धर्मरथ ने अपने जीवन काल में ही कलिंग का गवर्नर बना दिया था। गौड़ और आंध्र पर आक्रमण कर उसने ख्याति प्राप्त की थी। वह सोमवंश के सिंहासन पर बैठना चाहता था। नहुष को उसने राजा के रूप में अस्वीकार कर दिया। ओड्र प्रदेश पर अधिकार कर लिया। भाइयों के बीच यह अनबन सोमवंश को कमजोर करने वाला सिद्ध हुआ। 15 साल तक नहुष शासक रहा। इंद्ररथ 1010 से 1022 ईस्वी। नहुष के पश्चात उसका भाई इंद्ररथ सोमवंश के सिंहासन पर बैठा। इसका शासनकाल चुनौती भरा था। भारी खतरों का सामना उसे करना पड़ा। कलचुरी, भोज, परमार व चोल वंश के राजाओं द्वारा कलिंग, उत्कल, ओड्र के विजय के अभिलेख में उल्लेख मिलते हैं। मिरासी व डॉक्टर DC गांगुली ने यह संभावना व्यक्त की है कि आदिनगर या आयाति नगर पर परमार राजा भोज और चोल राजेंद्र प्रथम ने संयुक्त रूप से राजा इंद्ररथ पर आक्रमण किया होगा। इस संयुक्त सेना का सामना इंद्ररथ नहीं कर पाया होगा और संभवतः युद्ध क्षेत्र में मार डाल गया होगा। सोमवंशी साम्राज्य का बड़ा भाग उसे छीन लिया गया होगा। इंद्ररथ की माता का नाम दुर्गा था। इंद्ररथ को अपने ही वंश के अभिमन्यु से भी लड़ना पड़ा, जिसका कुफल इंद्ररथ को अपनी जान देकर भोगनी पड़ी। अन्य सोमवंशी शासक। इंद्ररथ के पश्चात महाशिवगुप्त तृतीय चंडीहर ययाति, जो अभिमन्यु का पुत्र था, सिंहासन पर बैठा। उसने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। अपने कुल की डूबती नाव को उसने न केवल उबारा था, वरन भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंचा दिया था। लगभग 18 सालों तक उसने राज्य किया। चंडीहर का पुत्र महाभावगुप्त चतुर्थ उद्धोत केसरी के नाम से सिंहासन पर बैठा। 1040 से 1065 ईस्वी उसका शासनकाल रहा। कौशल एवं उत्कल दोनों भागों पर उसका शासन रहा। उसकी माता का नाम कोलावती था। अपने भाई अभिमन्यु को उसने कौशल क्षेत्र पर उपराजा नियुक्त किया। महाशिवगुप्त चतुर्थ जन्मजय, महाभावगुप्त पंचम पुरंजय, महाशिवगुप्त पंचम कर्ण एक के बाद एक सोमवंशी राजा हुए। सोमकुल का अंतिम शासक कर्ण केसरी ही था। चोड़गंग ने तथा उत्कल एवं कौशल क्षेत्र के कलचुरी जाजलदेव ने सोमवंशी शासन का अंत कर दिया। सोमवंशी कामपत्रों में
उनकी शासन व्यवस्था का पता चलता है। देश, विषय, भुक्ति, मंडल, खंड नामक प्रशासनिक इकाइयों का उल्लेख मिलता है। कोशल देश वर्तमान आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, दक्षिण कोसल देश का उल्लेख मिलता है। विषय संभवतः वर्तमान जिले के समान एक इकाई रहा होगा। पोटा, ओंग तट, कोसालोड़ा, निमून, सांदना, तुक्कार, सानुला आदि विषयों के नाम तामपत्रों से उजागर हुए हैं। मंडल का नाम प्रशासनिक इकाई का भी उल्लेख मिलता है। गिंगाड मंडल, संबरवाड़ी, रोगांडा मंडल आदि। अनेक प्रशासनिक अधिकारियों के नाम मिलते हैं, यथा महासंधि विग्रहिक, राज्ञी, राजपुत्र, राणक, राजवल्लभ, मंत्री, महाछलपाल, कायस्थ, समाहर्ता, सन्निधातु, दंडपासिक, कोटवार, चाड़भाट आदि। सोमवंशी शासक छत्तीसगढ़ के पांडुवंशियों की कनिष्ठ शाखा के रूप में उड़ीसा तक अपने उपनिवेश फैलाए। अपनी योग्यता, साहस व कूटनीति से उन्होंने लगभग 265 वर्ष तक कोसल उड़ीसा में राज्य किया। उनकी शक्ति से बंगाल, आंध्र व मध्य प्रदेश के राजवंश आतंकित रहते थे। शासन के उत्तरार्ध में राजवंश की आपसी लड़ाई और सोमवंशियों को कमजोर किया। दक्षिण कोसल में कलचुरियों के उत्कर्ष ने सोमवंशियों का अपकर्ष का मार्ग दिखाया। तो ये था राम कुमार बेहर जी की पुस्तक से सोमवंशी शासक। अब देखते हैं ये हमारे देवांगन सर की पुस्तक का सोमवंश। 9वीं सदी से 11वीं शताब्दी तक दक्षिण कोसल, कलिंग तथा उत्कल क्षेत्र के सोमवंशियों के शासन में सोमवंशियों ने शासन किया। इन्हें सोमकुल तिलक भी कहा गया। राजधानी विनीतपुर, ययातिपुर, भुवनेश्वर। उपाधि: इस वंश के शासक जन्मेजय तथा बाद में शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। प्रमुख शासक: शिवगुप्त 850 से 880 ईस्वी। वंश का प्रथम शासक, सिरपुर से शमलपुर, सोनपुर तक राज्य विस्तार। परम महेश्वर, परम भट्टारक, महाराजाधिराज आदि इसकी उपाधियां थीं। भावगुप्त, महाभावगुप्त प्रथम, जन्मेजय। इसने कौशल, उत्कल व कलिंग क्षेत्रों पर को जीतकर त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। परम भट्टारक, परम महेश्वर, महाराजाधिराज, सोमकुल तिलक भी इसी की उपाधियां थीं। धर्म कंदर्प या स्वभाव तुंग के नाम से भी जाने जाते हैं। यह शैव संप्रदाय के अनुयायी थे। उनकी राजमुद्रा लक्ष्मी का अंकन होता था। शिवगुप्त प्रथम ययाति 920 से 955 ईस्वी। इसने ययाति नामक नगर की स्थापना की एवं उसे अपनी राजधानी बनाया। मारंजमुर शिलालेख से इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसका संघर्ष चेदी शासकों से होता रहा। संपूर्ण उड़ीसा क्षेत्र इसके अधीन था। महाभावगुप्त द्वितीय भीमरथ 920 से 955। अभिलेखों में इसे पृथ्वी का भूषण, कलिंग का कल्पवृक्ष कहा गया है। कटक ताम्रपत्र का संबंध महाभावगुप्त से है। महाशिवगुप्त द्वितीय धर्मरथ 955 से 995। इसे राजमहल के नाम से भी जाना जाता था। ब्रह्म महेश्वर मंदिर के शिलालेख में इसे द्वितीय महापरशुराम कहा गया है। इसे बंगाल व आंध्र के
इसे राजमहल के नाम से भी जाना जाता था। ब्रह्म महेश्वर मंदिर में शिलालेख में इसे द्वितीय परशुराम कहा गया है। इसने बंगाल एवं आंध्र राज्य पर आक्रमण किया। इसकी राजमुद्रा में कमल पर बैठे लक्ष्मी का अंकन होता था। यह निसंतान था, अतः इसने अपने भाई नहुष को शासक नियुक्त किया। महाभवगुप्त तृतीय नहुष यह एक अयोग्य शासक था जिसका कार्यकाल अशांति भरा था। इंद्ररथ 1110 से 1022 ईस्वी तक यह धर्मरथ का भाई था। इसका कार्यकाल भी अशांति पूर्ण रहा। कलचुरी परमार चोल शासकों ने इसका संघर्ष होता रहा। राजा भोज तथा राजेंद्र चोल की संयुक्त सेना ने इस पर आक्रमण किया। संभवतः इस युद्ध में इंद्ररथ की मृत्यु हो गई। महाभवगुप्त तृतीय चंडीगढ़ इसकी राजधानी भुवनेश्वर थी। इसने वंश के वैभव की पुनः स्थापना की। महाभवगुप्त चतुर्थ उद्धोत केसरी इसका संघर्ष डाहल गौड़ और उड्र के शासकों से हुआ। कलचुरियों ने इसे पराजित करते हुए दक्षिण कोसल को जीत लिया। अन्य शासक महाशिवगुप्त चतुर्थ जन्मजय, महाभवगुप्त पंचम पुरंजय, महाशिवगुप्त पंचम कर्ण, महाशिवगुप्त कर्णकेशरी यह अंतिम सोमवंशी शासक था। पतन 11वीं सदी के में तुम्माड़ में कलचुरियों एवं उड़ीसा के अंतवर्मन चोड़गंग के सोमवंश के शासकों को परास्त कर उनके क्षेत्र पर अधिकार स्थापित कर लिया। प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक इकाई सोमवंशीय राज्य विषय भुक्ति मंडल खंड नामक प्रशासनिक इकाइयों में बटा था। कर्मचारी, महासंधि विग्रह, राजपुत्र, शासक, महाछल पात्र, समाहर्ता, सन्निधाता, दंडपाशिक, कोटवार, चाटभाट इत्यादि कर्मचारियों का उल्लेख अभिलेखों में प्राप्त होता है। विशेष कुछ इतिहासकार सोमवंश को पांडुवंश की ही एक शाखा मानते हैं। उसके बाद है कांकेर का सोमवंश। शासनकाल 13वीं से 14वीं शताब्दी। राज्य क्षेत्र कांकेर, कांकरिया, सिहावा। संस्थापक सिंह गज। प्रमुख शासक व्याघ्रराज, भोपदेव, कर्णराज, कृष्णराज, सोमराज, स्तंभराज। ऐतिहासिक स्रोत सिहावा अभिलेख कर्णराज, तहनकापारा अभिलेख पंपराज, कांकेर शिलालेख भानुदेव। विशेष इन्होंने कलचुरियों की अधिसत्ता स्वीकार की तथा उनके सामंत के रूप में कार्य किया। प्रमुख शासक सिंहराज, व्याघ्रराज, बोपदेव, कर्णराज, सिहावा, ताम्रपत्र, कृष्णराज, सोमराज, जैतराज, पंपराज, तहनकापारा, ताम्रपत्र, सोमचंद्र, भानुदेव। कांकेर शिलालेख। ठीक, ये हो गया रामकुमार बेहर देवांगन सर की पुस्तक। अब हमारे पास एच.आर. पटेल सर की पुस्तक। सोमवंश 62 to 67। सोमवंश कलिंग के सोमवंश। शासनकाल 9वीं से 11वीं शताब्दी। संस्थापक शिवगुप्त। उपाधि त्रिकलिंगाधिपति। शिवगुप्त को छोड़कर शेष सभी सोमवंशीय शासकों ने यह उपाधि धारण की थी। कौशलेंद्र। शासन क्षेत्र कौशल, कलिंग और उत्कल। उपयुक्त तीनों क्षेत्रों के अधिपति कलिंग के सोमवंशी को माना जाता है। समकालीन राजवंश भौमकर राजवंश ऑर्डर क्षेत्र। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार महाशिवगुप्त के पुत्र महादेवनंद ने अपनी प्रशस्तियों में स्वयं को पांडुवंशी कहना बंद कर दिया और उनके स्थान पर सोमवंशी शब्द का प्रयोग करने लगा। किंतु सोमवंशियों के उद्भव के संबंध में एक मत और है कि पांडुवंश से संबंधित नहीं थे बल्कि स्वतंत्र राजवंश के रूप में उद्भव हुआ। विशेष इस वंश के शासक राजा बनने पर व्यक्तिगत नाम के साथ राजकीय नाम धारण करते थे।
ये राजकीय नाम थे महाभवगुप्त और महाशिवगुप्त, जो क्रमानुगत परिवर्तनीय थे, अर्थात महाशिवगुप्त का पुत्र महाभवगुप्त तथा उसका पुत्र पुनः महाशिवगुप्त की उपाधि धारण करता था। शिवगुप्त महाभवगुप्त प्रथम जन्मजय के दो पुत्र महाशिवगुप्त प्रथम ययाति महाभवगुप्त द्वितीय भीमरथ विचित्रवीर्य अभिमन्यु महाशिवगुप्त द्वितीय चंडीहर ययाति महाशिवगुप्त तृतीय धर्मरथ महाभवगुप्त तृतीय नहुष इंद्ररथ महाभवगुप्त चतुर्थ उद्धोतकेसरी महाशिवगुप्त चतुर्थ जन्मजय महाभवगुप्त पंचम पुरंजय महाशिवगुप्त पंचम कर्ण। प्रमुख शासक शिवगुप्त संस्थापक प्रथम शासक। इसके शासनकाल में त्रिपुरी कलचुरी शासक व मुग्धतुंग ने कौशल पर चढ़ाई की और इसके अधीन रहे पाली क्षेत्र को छीन लिया। महाभवगुप्त प्रथम जन्मजय 880 से 920 ईस्वी, अन्य नाम धर्म कंदर्प स्वभावतुंग तामपत्र, इसके 13 तामपत्र प्राप्त हुए। महाभवगुप्त प्रथम जन्मजय के उपाधि त्रिकलिंगाधिपति। इन्होंने त्रिकलिंग के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त कर लिया, इस कारण त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। कौशलेंद्र महानदी के दक्षिण स्थित सारंगढ़ व सिरपुर क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेने के कारण कौशलेंद्र की उपाधि धारण की। अन्य उपाधियां महापरम भट्टारक, महाराज धीराज, परमेश्वर इत्यादि। राजमुद्रा में लक्ष्मी का अंकन कराया। तामपत्र स्वर्णपुर सोनपुर से प्राप्त हुआ। अभिलेख मश्चिमा तथा आराम सोनपुर अभिलेख। विशेष संभवतः इन्होंने कल्चरों को पराजित कर अपने छिने हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त कर लिए। जन्मजय ने सर्वप्रथम त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण किया तथा बाद में सभी सोमवंशीय शासकों ने यह उपाधि धारण की। महाशिवगुप्त प्रथम ययाति। शिलालेख मारंचमूर शिलालेख। साम्राज्य विस्तार। इन्होंने संपूर्ण उड़ीसा क्षेत्र को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। नामकरण। इन्होंने विनीतपुर का नाम ययाति नगर कर दिया। यहाँ के दान पत्र द्वारा दान देने का उल्लेख मिलता है। विशेष इन्होंने चेदी नरेश दुर्गराज को पराजित किया। महाभवगुप्त द्वितीय भीमरथ 955 से 975 ईस्वी, राजधानी ययाति नगर, उपासक शैव धर्म का अनुयायी था। युद्ध। इन्हीं के शासनकाल में कलचुरी शासक लक्ष्मण राज द्वितीय त्रिपुरी नरेश ने 985 से 970 के मध्य कौशल और ओड्र पर आक्रमण हुआ और वहां के शासक को पराजित किया, किंतु इन्होंने अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखा। संज्ञा। इन्हें पृथ्वी का भूषण तथा कली का कल्प वृक्ष की संज्ञा दी गई। महाशिवगुप्त द्वितीय धर्मरथ 975 से 995 ईस्वी। मुद्रा। इसकी राजमुद्रा में कमल पर बैठे पद्मलक्ष्मी का चित्रांकन है। उपाधि सोमकुल तिलक, त्रिकलिंगाधिपति। अभिलेख माहुलपारा अभिलेख। इसके अनुसार धर्मरथ ने आंध्र तथा गौड़ के नगरों को जला दिया था। इस युद्ध में उनके भाई इंद्ररथ ने उनका साथ दिया था, अतः इसने इंद्ररथ को कलिंग का सामंत गवर्नर नियुक्त कर दिया। साम्राज्य विस्तार। इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार बंगाल और आंध्रा तक किया। संज्ञा। ब्रह्मेश्वर मंदिर शिलालेख में इन्हें द्वितीय परशुराम की संज्ञा दी गई है। महाभवगुप्त तृतीय नहुष। विशेष इनका शासनकाल शांति भरा रहा। इनके संबंधियों द्वारा ही साम्राज्य का अधिकार को लेकर विद्रोह किया गया। इनके समय में इंद्ररथ कलिंग के गवर्नर पद पर बना रहा। इंद्ररथ 1010 से 1022 ईस्वी। अभिलेख बानपुर अभिलेख। आक्रमण। 1022 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम चोल शासक ने ययाति नगर पर आक्रमण कर इंद्ररथ को कैद कर लिया और बाद में इसकी हत्या कर दी। विशेष इनके शासनकाल में सोमवंशियों का एक बड़ा भाग इनसे छीन लिया गया। कलचुरी भोज परमार व चोल वंश के राजाओं द्वारा कलिंग, उत्कल और ओड्र के विजय अभिलेखों में इंद्ररथ का नाम उल्लेखित है। महाशिवगुप्त तृतीय चंडीहर ययाति। विशेष इन्होंने अपने साम्राज्य के वैभव को पुनः स्थापित किया।
महाभागु चतुर्थ उद्धोत केसरी 1040 से 1065 ईस्वी। जानकारी, इसकी माता कोलवती के भुवनेश्वर विलेख से उद्धोत केसरी के विजय अभियान की जानकारी प्राप्त होती है। विशेष, इन्होंने कौशल और उत्कल दोनों क्षेत्रों पर शासन किया। महाशिवगुप्त चतुर्थ जन्मजय, उपाधि त्रिकलिंगाधिपति की। युद्ध छिंदक नागवंशीय शासक सोमेश्वर देव से जन्मजय का युद्ध हुआ था। कर्ण केसरी अंतिम शासक, अभिलेख रत्नागिरी अभिलेख विशेष, गंगवंशीय शासक अनंतवर्मन चोड़गंग के उत्कल क्षेत्र से एक कलचुरी नरेश जाजल्य देव प्रथम के कौशल क्षेत्र से सोमवंश के शासकों का शासन समाप्त किया। ठीक है, ये होगा तीनों बुक का सोमवंशी शासक। ठीक, तो आगे कल देखते हैं हम मध्य प्रदेश में कलचुरी शासन।